जैसे यहाँ पर जो है कि लघुत्तरीय प्रश्न आप देख रहे होंगे और आगे नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा, है ना, इस मॉडल सेट का। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का लघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा और आगे आपको यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा, है ना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस की। और आगे नीचे आइएगा तो आपको इकोनॉमिक्स की मिल जाएगा लघुत्तरीय प्रश्न। आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने, स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, यहाँ पर ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने यहाँ पर बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है सभी विषय। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ पर बिहार बोर्ड जो है कि ऑफिशियल मॉडल पेपर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने यहाँ पर बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है सभी विषय का, है ना। तो सभी विषय का यहाँ पर मॉडल पेपर जो है कि जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, यहाँ पर ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो यह जो सब्जेक्ट होने वाला है, यह जो यहाँ पर ऑफिशियल मॉडल पेपर होने वाला है, यह सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। कौन से सब्जेक्ट का होने वाला है? तो सामाजिक विज्ञान का होने वाला है मेरे प्यारे छात्रों। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड यहाँ पर जारी कर दिया गया है और यहाँ पर सोशल साइंस का यहाँ पर विषय कोड जो है 111 है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्जाम जब होगा तो किस प्रकार यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार आपको तैयारी करके अच्छे से जाना है और एग्जाम में लिखना है कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको समझते हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025, ये जो कहा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 बिहार बोर्ड का है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड की बात करें तो विषय कोड 111 है। कुल प्रश्न 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और प्लस में यहाँ पर 32 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। टोटल 112 सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलाकर रहेंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 112 हो गया। समय आपको मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट। आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक। आगे इसके नीचे थोड़ा सा डिटेल्स को समझ लेते हैं। आपको कुछ प्रकार के यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नीचे दिया गया है, आपको सभी चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने के बाद, ये सभी नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो सभी चीज़ को अच्छे से पढ़ने के बाद आप बारी आती है क्वेश्चन बनाने की। तो क्वेश्चन बनाने की यहाँ पर प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। खंड ओ यानी कि सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बनाना रहता है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक को टिक करना है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को एमआर शीट पर चिन्हित करें, केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर दे, ठीक है। तो आपको टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है। सभी प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर के रहेंगे, यानी कि 40 गुणे 1 बराबर हो गया 40, यानी कि 40 प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा तो आपको 40 नंबर मिलेगा। अब आप बारी आती है क्वेश्चन बनाने की। तो आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन करा है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है, यानी कि सामाजिक विभेद का क्या कारण है। तो भाषा है, जाति है, धर्म है। तो समाज में भाषा को लेकर भी विभेद है, जाति को लेकर भी विभेद है और धर्म को भी लेकर विभेद है। इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 19 में यहाँ पर मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 19 जो है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध के अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद करके रखना है। ये जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख लिया था। और सभी नोटिफिकेशन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वो सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए रिगार्डिंग बताया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो भारत में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है मेरे प्यारे साथियों कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है, यानी पंचायत जो है किस किस के द्वारा चलाया जाता है। तो पंचायत ग्राम सभा के द्वारा भी चलाया जाता है, ग्राम कचहरी के द्वारा भी चलाया जाता है और ग्राम रक्षा दल के द्वारा भी चलाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। इनमें से सभी के द्वारा ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका चलती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है,
विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो संघीय सूची में रखा गया है। विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची यहाँ पर केंद्रीय सूची भी कहते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय केंद्र के अंदर में रहती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। कितने ईस्वी में? 2005 ईस्वी में। और यह सर्वप्रथम कहाँ पर पारित किया गया था? तो राजस्थान में पारित किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में पारित किया गया था 2005 ईस्वी को। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजेपी के यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? तो समता पार्टी जो है कि समता पार्टी यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया था। यहाँ विलय का मतलब हुआ यहाँ पर मिल जाना, यानी कि समता पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में मिल गया था, यानी विलय हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन करा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? यानी कि जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, तो जैसे ही यहाँ पर हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो यह धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है यह संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो संविधान के 42वां संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? यानी कि एक स्तरीय शासन व्यवस्था कहाँ पर है? तो श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को भारत में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन करा कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन मोरारजी देसाई के समय में, यानी कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन करा कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? तो पानी के निजीकरण का यहाँ पर मतलब है कि पानी को अपने आप अपनाना। जैसे कि मेरा पानी है तो हम किसी को पानी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा स्थिति कौन से देश में आया था? तो बोलिविया देश में आया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से देश में? बोलिविया देश में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे साथियों कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण प्रावधान है? यानी कि बिहार में जो है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है ना, 2006 के अनुसार बिहार पंचायती राज में। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने की संभावना है। हो सकता है इस मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आने की संभावना हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि यूनान को एक राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को एक राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 1832 ईस्वी में एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1832। अगले क्वेश्चन कर रहा है लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? तो लाला लाजपत राय ने मेजनी की जीवनी लिखी थी। किनकी जीवनी लिखी थी? तो मेजनी एक क्रांतिकारी था और उसका जीवनी जो है कि लाला लाजपत राय ने लिखी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि रक्त और लौह नीति का अवलंघन किसने किया था? तो रक्त और लौह नीति का अवलंघन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो राइन राज्य संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। कहाँ की गई थी? जर्मनी में। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो सेंट साइमन भी था, रॉबर्ट ओवन भी था और लुई ब्लो भी था। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो चेका एक पुलिस का गुप्त संगठन दस्ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चेका। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया? तो नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1978 ईस्वी में। कब लिया था? तो 1978 ईस्वी में नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीतिक से संन्यास लिया था, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किनके शासनकाल में हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यहाँ पर शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला मेरा प्रश्न कर रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से बताना है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्तार खान। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्तार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती ने। अगला मेरा क्वेश्चन है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1881 ईस्वी में भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम, माने ब्रिटिश सरकार की कौन से अधिनियम थी जो व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1813 ईस्वी का चार्टिस्ट अधिनियम। क्योंकि चार्टिस्ट अधिनियम 1813 ईस्वी में जो अधिनियम आई थी उसे भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर करा कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना पीछे इनमें से क्या कारण था? यानी कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना करने की क्या कारण थी, इसके पीछे क्या कारण था? तो प्लेग महामारी जो आई थी, है ना, प्लेग महामारी 1700 कुछ ईस्वी में आई होगी, इसका एग्जैक्ट डेट है ना श्योरली नहीं है। तो प्लेग महामारी जो आई थी यहाँ इसी कारण से सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लेग महामारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर करा है कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह जो क्वेश्चन है यह इतिहास का क्वेश्चन है,
इतिहास का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में है प्रेस और संस्कृति, उसी चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है। अगला मेरा प्रश्न है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को एनी बेसेंट ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र को प्रकाशित किया था इंग्लिश भाषा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था और भारत में खत्म होता था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? तो चीन से। अगला मेरा प्रश्न कर रहा है कि इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यधिक विपन्न है? यानी कि कौन से यहाँ पर देश है जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों में अत्यधिक विपन्न है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका जो है कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक संपन्न है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन वाले राज्य है। यानी कि पेड़, वन, वृक्ष सबसे ज़्यादा घनी आबादी किस में है? कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट एक प्रकार की बांध है। क्या है? बांध, है ना। तो सागर सम्राट एक प्रकार की क्या है? बांध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला मेरा प्रश्न है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह को रूस के सहयोग से परमाणु विद्युत गृह को निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है ना। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन की जो संख्या है टोटल 80 है ना। इनमें से आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, तो सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आगे कर देंगे, है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश का जो रेशा होता है, खरगोश का जो रेशा होता है उससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न करा कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो भारत में लौह इस्पात का कारखाना जो है कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? तो कुल्टी में खोला गया था, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर करा कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का स्राव हुआ था? यानी कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न करा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हाईवे 44 सबसे बड़ा और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, NH 44। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर करा कि सबसे बड़ा रेल जोन कहाँ है? तो सबसे बड़ा रेल जोन उत्तर रेलवे है। कौन सा है? उत्तर रेलवे मुंबई टर्मिनल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न करा कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न करा कि सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। कौन सा है? 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी तक, है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन करा कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न करा कि मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मोनाजाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, है ना। केरल में सबसे ज्यादा मोनाजाइट पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का कोटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का कोटनोपोलिस मुंबई नगर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई नगर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कुद्रेमुख में कौन से खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है कि
कुद्रेमुख में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? पश्चिम चंपारण में त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? यानी कि वह कौन सी परियोजनाएं हैं जो सीतामढ़ी जिले में स्थित है? बागमती परियोजनाएं यहाँ पर सीतामढ़ी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन करा कि अबरक उत्पादन में भारत विश्व में कितने स्थान पर है? यानी कि अबरक का उत्पादन जो है भारत में विश्व में कौन सा स्थान आता है? भारत। तो अबरक उत्पादन में भारत जो है कि पूरे विश्व भर में पहले स्थान पर आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न करा कि भारत में जो कौन से राज्य हैं जिसमें की सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है? तो यहाँ पर असम जो है कि असम में सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है, चाय का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करा कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर करा है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? यानी कि 50 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश होती है तो वहाँ पर उस क्षेत्र में क्या स्थिति हो जाती है? तो वहाँ पर जो कि सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? तो सूखा पड़ जाता है। यानी कि 50 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश हुआ तो उस जगह पर यहाँ पर सूखा पड़ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न करा कि किस नदी को बिहार का बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? यानी बिहार में जो सबसे ज्यादा बाढ़ आती है तो कौन सी नदी को यहाँ पर प्रमुख कारण बताया जाता है? तो कोसी नदी जो है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर बाढ़ लाने के लिए योगदान करती है ना बिहार में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न करा कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? यानी कि हर साल बिहार में बाढ़ आना तय है। तो बिहार में बाढ़ का आना, है ना, आप प्राकृतिक आपदाओं को प्रतिवर्ष यहाँ पर माना जाता है क्योंकि हर साल बिहार में बाढ़ की समस्या होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाढ़, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर करा कि अभिकेंद्र का संबंध किससे है? अभिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो भूकंप से है। किससे है? भूकंप से। भूकंप में अभिकेंद्र में यहाँ पर भूकंप आती है ना। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वह तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। पूरे भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार तीसरे स्थान पर है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जाना जाता है ना। और प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यहाँ पर जो डाटा आएगी उसमें पता चल जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन करा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित होता था, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे पहले ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्योंकि विनिमय का प्रणाली की जो व्यवस्था है वह सबसे पहले एक इंसान दूसरे इंसान से एक वस्तु दूसरे वस्तु को लेन देन करके यहाँ पर व्यापार किया जाता था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर करा है कि लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? यानी कि सबसे छोटे उद्योग की अगर स्थापना की जाए तो उसके लिए सबसे निवेश सीमा क्या है? तो 5 करोड़ है, ठीक है। 5 करोड़ से यदि कम है तो आप लघु उद्योग की अधिकतम सीमा को पार कर सकते हैं और अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करा कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष श्री प्रधानमंत्री होता है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर करा है कि मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो राष्ट्रीयकरण है वह कब किया गया था? तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो यहाँ पर जो है कि संचार नहीं होगा, यातायात नहीं होगा, वित्त नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर, शिक्षा। शिक्षा जो है कि सामाजिक आधारभूत संरचना का एक भाग है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला मेरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है ना। तो 2012 ईस्वी में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ पर जो कि सहकारिता को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था। कब किया था? तो 2012 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न करा कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो उपभोक्ता अधिकारों की, है ना, घोषणा सर्वप्रथम किस देश में की गई थी?
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में सबसे पहले यहाँ पर जो है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा यहाँ पर सबसे पहले की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। अगला मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को, विभिन्न इकोनॉमिक्स को यहाँ पर एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वैश्वीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में करा वाणिज्य बैंक, ऑप्शन बी में करा सहकारी बैंक, ऑप्शन सी में करा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना। ऑप्शन डी में करा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही यहाँ पर वित्तीय स्रोत का यहाँ पर संस्थागत उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर है कि भारत एक प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर कार्यरत होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो भूमि विकास बैंक को सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि इनमें से किस जमा को कोई ब्याज नहीं मिलता है ना। इनमें से किस जमा को कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो चालू जमा जिसका खाता रहता है ना, चालू जमा जिसका खाता रहता है यानी कि पासबुक रहता है, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा चालू जमा। ठीक है, मेरे इस मॉडल सेट के क्वेश्चन का यहाँ पर मॉडल सेट की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और टोटल हमने 80 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में सभी यहाँ पर मॉडल पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे 2025 में बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर से जितने भी प्रश्न यहाँ पर बिहार बोर्ड में बनेंगे, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हमने 80 क्वेश्चन को कर लिए। आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों में से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है और एग्जाम में आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यदि आपको 80 में से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है, जो आपका आंसर पता रहेगा उसी को आपको चुनकर देना है और OMR सीट पर आपको रंगना है। ठीक है, तो सभी प्रश्न को हमने एक एक करके आपको अच्छे से समझा दिया और सभी प्रश्न को यहाँ पर कर लिए। अब बारी आती है यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। कौन सी क्वेश्चन की, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही और सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर नीचे में आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है कि लघुत्तरीय प्रश्न आप देख रहे होंगे और आगे नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा, है ना, इस मॉडल सेट का। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का लघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा और आगे आपको यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा, है ना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस की। और आगे नीचे आइएगा तो आपको इकोनॉमिक्स की मिल जाएगा, लघुत्तरीय प्रश्न आपको मिल जाएगा। और आगे नीचे आइएगा तो आपको, है ना, जो इकोनॉमिक्स की लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा। तो सेम सभी विषय का यहाँ पर जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको एक अलग क्लास में अलग वीडियो में आपको करा देंगे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, है ना, क्लास पे राजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।